हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जियो आईएस। आज हम लोग क्लास 11 इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी का चैप्टर जो 1 है सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी, उसका पार्ट 5 यानी सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए लगभग हम सभी को पता है कि व्हाट इज़ कॉमन सेंस, और मजाक में ये भी कहा जाता है कि कॉमन सेंस इज़ नॉट कॉमन टू ऑल। ठीक है, मतलब क्या है कॉमन सेंस? मतलब कि मैं ये मानता हूँ, मैंने जितना दुनिया देखा है उसके हिसाब से मैं एक अपना राय दे रहा हूँ, ये है कॉमन सेंस। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने देखा है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, मतलब कि रास्ते में जो सब डॉग्स रहते हैं, वो इंसान को काटते हैं, मेरे मोहल्ले में काटता है ऐसे डॉग्स। तो मैं अपना क्या राय बना लिया, क्या जितने भी ऐसे स्ट्रीट डॉग्स हैं वो बहुत खतरनाक है, उनको जान से मार देना चाहिए। वो लोग एक थ्रेट है सभी के लिए, खास करके बच्चों के लिए नहीं, वो लोग काटते हैं। तो मेरे मोहल्ले में कुछ डॉगी ऐसे हैं जो किसी ने मतलब कि कभी किसी को काटा था, उसके ऊपर डिपेंड करके मैंने अपना एक राय बना लिया। तो ये है मेरा कॉमन सेंस कि दुनिया के जितने भी डॉगी है जो रास्ते में रहते हैं वो इंसान को काटते हैं। ठीक है, तो अगर कॉमन सेंस ऐसा ही है तो सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस, रिलीजियस रिफ्लेक्शंस, कॉमन सेंसिकल नॉलेज। क्योंकि मोरल, नॉन मोरल, ये सब चीज़ या फिर मैंने जितना दुनिया देखा है उस एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके मैंने अपना एक राय बना लिया, एक स्टेटमेंट में दे रहा हूँ। सोशियोलॉजी ऐसा नहीं है। ठीक है, sociology is different from common sense observations. The common sense explanations are generally based on what may be called naturalistic और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। क्यों इंडिविजुअलिस्टिक है ये शायद आप लोगों को समझ आ गया कि मेरा एक इंडिविजुअल ओपिनियन है, मैं उसी को बस बता रहा हूँ, उसी को बयां कर रहा हूँ। मे बी वो किसी ना किसी एक्सपीरियंस से बना है। ठीक है, a naturalistic explanation for behavior rests on the assumption that one can really identify natural reasons for behavior. मुझे लग रहा है कि इसके वजह से वो हुआ, इसलिए मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। सो दैट काइंड ऑफ थिंकिंग इज़ नेचुरलिस्टिक थिंकिंग और नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन। कि मुझे जैसा लग रहा है, तो नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये जो है ये सोशियोलॉजी नहीं है। लास्ट पार्ट में ही मैंने आप लोगों को समझाया था कि अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं कि सोशियोलॉजी ये नहीं है, सोशियोलॉजी वो नहीं है, ऐसे ही हम लोग समझ रहे हैं, और ऐसे ही हम लोग स्पेसिफिक सोशियोलॉजी क्या है एक दिन समझ पाएंगे। ओके, सोशियोलॉजी हैज़ अ बॉडी ऑफ कंसेप्ट। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी में क्या क्या है। सोशियोलॉजी हैज़ अ बॉडी ऑफ कंसेप्ट, मेथड्स एंड डेटा, नो मैटर हाउ लूजली कोऑर्डिनेटेड। तो सोशियोलॉजी में क्या है? कॉन्सेप्ट है, मेथड है, डेटा है। क्या ये सब चीज़ कॉमन सेंस में होता है? नहीं होता है। दैट्स वाई सोशियोलॉजी कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड बाई कॉमन सेंस। सिंपल। कॉमन सेंस इज, अच्छा आप लोगों के दिल में ये भी सवाल आ सकता है कि सर हम तुलना क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये कंपैरिजन क्यों ला रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज़ नॉट रिलेटेड टू फिलोसॉफिकल मोरालिटी, रिलीजियस मोरालिटी, कॉमन सेंस। हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा ना दैट फिजिक्स इज़ नॉट सिमिलर लाइक कॉमन सेंस, केमिस्ट्री इज़ नॉट सिमिलर लाइक कॉमन सेंस। तो फिजिक्स केमिस्ट्री इज़ नॉट सिमिलर लाइक कॉमन सेंस ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा। तो सोशियोलॉजी इज़ नॉट सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ सिमिलर टू कॉमन सेंस, कि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों समझते हैं? उसका रीज़न ये है कि जो टर्म्स है, जो टर्म हम लोग यूज़ करते हैं, सोसाइटल टर्म्स, कोई भी चीज़ को बयां करने के लिए, वो टर्म और सोशियोलॉजी का जो भी टर्म है वो सेम है। फॉर एग्जांपल हम लोग रोज़ के दिन जो भी टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कास्ट, कल्चर, रिलीजियन, एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यू, हर एक चीज़ वो मतलब कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जो टर्म यूज़ करते हैं वो सोशियोलॉजी में भी आता है। तो सोशियोलॉजी में भी वो सब टर्म आते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि वही वही सब चीज़ जो वो लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, वही सोशियोलॉजी है, क्योंकि टर्म सेम है। ठीक है,
दिस कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट। अच्छा, कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ऑरिजिन्स। और तो और कॉमन सेंस इसका ऑरिजिन क्या है उसको भी सवाल नहीं करता। मतलब कि मैं ऐसा सोचता हूँ, अब मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ, किस लिए सोचता हूँ, कब से सोच रहा हूँ, या फिर वो बंदा ऐसा सोचता है, कैसे वो ऐसे सोच सकता है, ये सब चीज़, ये सब सवाल कॉमन सेंस नहीं करता है। बस वो मानता है तो मैं भी मान लिया, बस मैं मानता हूँ तो मैं उम्र भर ये चीज़ मान के चलूँगा। तो कॉमन सेंस अपना जो ओरिजिन है उसको सवाल नहीं पूछता। डज नॉट आस्क इट सेल्फ वाई डू आई होल्ड दिस व्यू, मैं ऐसा क्यों मानता हूँ, वो चीज़ ये अपने आप को नहीं पूछता है। द सोशियोलॉजिस्ट मस्ट बी रेडी टू आस्क ऑफ एनी ऑफ आवर बिलीव्स अबाउट आवर सेल्फ, नो मैटर हाउ चेरिस्ड इज दिस रियली सो। पर सोशियोलॉजी कोई एक चीज़ आप कितना भी मानते हो उसको सवाल पूछेगा कि क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा होगा। तो ये जो आप कोई एक चीज़ को दिलो जान से मानते हो उसको भी सोशियोलॉजी सवाल पूछता है। तो ये है अंतर सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस में। बोथ द सिस्टमेटिक एंड क्वेश्चनिंग अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी इज डिराइव्ड। तो सोशियोलॉजी में क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है और ये एक क्वेश्चनिंग अप्रोच है। इज डिराइव फ्रॉम अ ब्रॉडर ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। मैं अपने पहले ही क्लास में कह चुका हूँ, पहले के जितने भी क्लास थे वहाँ पे मैंने कहा है कि सोशियोलॉजी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन नेचुरल साइंस की तरह बनने की कोशिश करता है। इसीलिए उसने क्या किया, उसका जो मेथड है वो उसका जो अप्रोच है उसी को सिस्टमैटिक एंड क्वेश्चनिंग ये दोनों रखने की कोशिश किया, क्योंकि नेचुरलिस्टिक साइंस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा आता है। तो सोशियोलॉजी ऑब्वियसली एक सोशल साइंस है, बस वो नेचुरलिस्टिक साइंस की तरह अनबायस्ड बनने की कोशिश करता रहता है, एक न्यूट्रल वे में सोचने का, हर चीज़ को दिखाने का कोशिश करता रहता है। ठीक है, अब देखिए एक ही स्पेसिफिक कंसेप्ट को हम लोग नेचुरलिस्टिक वे और आप लोग नेचुरल साइंस और नेचुरलिस्टिक वे, ये दोनों को आप मतलब के मिला मत दीजिए। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ है। तो अभी हम लोग एक स्पेसिफिक टर्म पॉवर्टी को नेचुरलिस्टिक वे में देखेंगे और उसी के साथ सोशियोलॉजिकल वे में ही देखेंगे। ठीक है, देखिए पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है, नेचुरलिस्टिक वे में कहा जाता है पीपल आर पुअर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क। लोग काम नहीं करते हैं इसलिए वो गरीब है। कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उस फैमिली में ही प्रॉब्लम रहता है। और अनेबल टू बजट प्रॉपरली, उनका जो फिनेंशियल बजट है वो ठीक से बजट नहीं कर पाते, कहीं पे ज़्यादा खर्च कर देते, कम खर्च कर देते, तो इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस एंड शिफ्टलेसनेस, उनके पास उतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता, कहाँ पे जाके उनको नौकरी मिलेगा, काम मिलेगा, वो सब दिमाग उनके पास नहीं है, इसलिए वो लोग गरीब रह जाते हैं। ये क्या है, नेचुरलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग। अब सोशियोलॉजिकल थिंकिंग क्या है मैं आपको बताऊं, उससे भी पहले मतलब कि गरीबी को लेके एक स्पेसिफिक थिंकिंग सोसाइटी में था। ये कहा जाता था कि ये गरीब है क्योंकि ज़रूर इसने अपने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, तो उसी पाप का प्रायश्चित ये इस जन्म में कर रहा है, इसीलिए ये गरीब है। ऐसा भी थिंकिंग सोसाइटी में था। तो ये भी कॉमन सेंसिकल नेचुरलिस्टिक थिंकिंग में आता है। ठीक है, अब सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, वो ये है कि कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी। सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, किसी के पास मीडिया पावर, पॉलिटिकल पावर, गवर्नमेंट पावर, मतलब कि हर एक पैसों का पावर सब कुछ है और दूसरों लोगों के पास कुछ भी नहीं है। मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स वो सभी के लिए किया जाता है, पर सभी को नहीं मिल रहा है, कुछ ही लोग को मिल रहा है और बाकी के लोग वो चीज़ को जानते भी नहीं है। मतलब कि ऐसा सुविधा सरकार से मिलता है उनको पता भी नहीं है। तो डिप्रीवेशन है, एक्सक्लूशन है, इनइक्वालिटी है, डोमिनेशन है, उसी के वजह से ना पॉवर्टी रहता है। So, contemporary poverty is caused by the structure of inequality in class society and is experienced by those who suffer from chronic irregularity of work and low wages. तो पैसा कम दिया जाता, ठीक है, और रोज़ रोज़ काम ना मिलना, ये तो वन काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वहाँ पे कहा गया है कि एक बंदे को कम से कम 100 दिन नौकरी मिलेगा और उसको पैसा भी मिलेगा। देखा जा रहा है कि 100 दिन उसको नौकरी काम नहीं मिलता है। तो ये जो नहीं मिल रहा है
वो पैसा कहाँ पे जा रहा है? कोई एक दूसरा बंदा काम कर रहा है, कोई मतलब कि कोई एक बंदा काम कर रहा है, वो पैसा किसी दूसरे को चले जा रहा है, दूसरे के अकाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। ये सब चीज़ देखा जाता है। हम कह सकते हैं कि मतलब कि जिनको जो पैसा मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा, जिनको जितना पैसा मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिल रहा, जितना दिन काम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। पर एक्सप्लॉयटेशन है, जिनसे 2 घंटा काम कराया जा सकता था उनसे 4 घंटा काम कराया जा रहा है, और पैसा 2 घंटे का भी नहीं 1 घंटे का दिया जा रहा है। ठीक है, आप कोई भी सेक्टर को देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर या फिर मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर, कोई भी सेक्टर में एक्सप्लॉयटेशन चलता ही रहता है। तो जो इक्वल रेमुनरेशन एक्ट है वो इसीलिए ही बना था कि नहीं, एक ही काम के लिए मर्द को अलग पैसा, औरत को अलग पैसा, ऐसा क्यों मिलेगा? तो ये हो गया हम लोगों का सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि पॉवर्टी किस लिए है। इस वजह से है कि क्योंकि ये क्लास स्ट्रक्चर में इनइक्वालिटी है, एक्सप्लॉयटेशन है, इसीलिए पॉवर्टी है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़े दूसरे तरीके का चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। In many societies, including in many parts of India, the line of descent, ठीक है, and inheritance passes from father to son। हमारे सोसाइटी में, इंडिया में ज़्यादातर देखा जाता है कि जो फैमिली मतलब कि फैमिली का जो प्रॉपर्टी होता है वो पिताजी के बाद उनका जो बेटा है उनको ही मिलता है। ठीक है, दिस इज अंडरस्टूड एज अ पैट्रिलिनियल सिस्टम, इसको कहा जाता है पैट्रिलिनियल सिस्टम। Keeping in mind that women tend not to get property rights, the government of India in the aftermath of the Kargil war decided that financial compensation for the death of Indian soldiers should go to their widows so that they were provided for। Okay, तो पैसा किसको मिलेगा? उनका जो विडो है उनको मिलेगा। तो देखिए अगर हम लोग ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि ये एक मर्द है, ये उनकी औरत है, मर्द का देहांत हो गया, गवर्नमेंट से पैसा मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है? उनका जो विधवा जो औरत है उनको मिल रहा है। अब इनका जो परिवार है, लड़के का जो परिवार है, उसको तो ये पैसा नहीं मिल रहा है ना। तो क्या किया गया, इनके साथ जिनका देहांत हो गया उनके जो भाई थे, मतलब कि एल्डर ब्रदर या फिर यंगर ब्रदर, उनका शादी करवा दिया जा रहा था ज़बरदस्ती, ताकि ये जो कंपनसेशन मिल रहा है गवर्नमेंट से ये उनके परिवार में ही रहे। क्योंकि अगर बहू को मिल रहा है तो बहू तो अपने मायके चले जाएगी, लड़का तो हमारा उनका उसका देहांत हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सोसाइटी में भी ऐसा बहुत कुछ होता है कि हम लोग कॉमन सेंसिकल नॉलेज से कुछ करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं पाते कि उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। इसको ज़्यादातर मतलब कि इसको हम मैनिफेस्ट एंड लैटेंट फंक्शन कहते हैं। पर्सन एंड मार्टन जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को ये चीज़ मिलेगा कि मार्टन R.K. मार्टन, रॉबर्ट किंग मार्टन, उन्होंने कहा था कि हम लोग जो चीज़ इंटेंडेड करते हैं उसका एक अनइंटेंशनल एक इफ़ेक्ट होता है। तो हमारा एक्शन होता है इंटेंशनल, पर जो उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो होता है अनइंटेंशनल, और वो कभी कभी हम लोग को पता भी नहीं चलता। तो ये वैसे ही हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन सेंसिकल नॉलेज से ना हम लोग को उतना पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है। द गवर्नमेंट हैड सर्टेनली नॉट एंटिसिपेटेड द अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज, ये देखिए वो टर्म अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज ऑफ दिस डिसीजन, इट लेड टू मेनी फोर्स्ड मैरिजेस ऑफ द विडोज विद देयर ब्रदर इन लॉ, husband's brother or their, in some cases the brother-in-law then husband was a young child and the sister-in-law then wife a young woman. This was to ensure that the compensation remained with the deceased man's patrilineal family. Can you think of other such unintended consequences of a social action or state measures? बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब सभी को पता है सोसाइटी में जितने सारे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स लिए जाते हैं वो तो भलाई के लिए ही दिया जाता है, पर देखा जाता है उसका कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस सोसाइटी में आ जाता है। जैसे हम लोग वेस्ट बंगाल का एक स्पेसिफिक ऐसा प्रोग्राम के बारे में कह सकते हैं, वो है कन्याश्री। कन्याश्री में पैसा दिया जाता है लड़कियों को पढ़ाने के लिए, पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि उसी पैसे से उस लड़की का शादी करवा दिया गया। ठीक है, तो ये था हम लोगों का ये पार्ट जहाँ पे हम लोगों ने सीखा हाउ सोशियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉमन सेंस। नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 6। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।